दुकान है, वो दुकान है, हम क्या खोलें, कोई नया आइटम हो जो भी कोई नहीं खोला तो हम खोलें तो हमारा बिके। ऐसे लोग कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे लोग इसी आधार पर सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, जबकि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई नहीं भी है और ऐसा उसने खोल लिया और कुछ समय के बाद दूसरे ने खोल लिया तो फिर वो जा गया, क्योंकि एक तो हो गया वो प्रतियोगिता करने वाला। तब क्या होगा आपका? प्रतियोगिता से आप डरेंगे तो नहीं है। प्रतियोगिता आप कीजिए, बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, सोचिए कि मैं प्रतियोगिता में उन सबको हरा दूंगा। और ये 3-4 आदमी जो खोले इनसे थोड़ी प्रतियोगिता खाली है, देश में जितने ऐसे खोले इन सबसे प्रतियोगिता है, ऐसा सोच के चलिए। हाँ, कि इस पूरे देश में अगर 10 लाख लोग ऐसा दुकान खोले हुए हैं, 10 करोड़ खोले हुए हैं, उन सबसे मेरी प्रतियोगिता है और इन सबको मैं हरा दूंगा। और हराने का मतलब यही है कि मैं बिजनेस के लॉ को फॉलो करूंगा तो मेरा चलेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-2 दुकानें भी बहुत अच्छी चलती हैं, ये नहीं हो कि एक ही दुकान चलेगी खाली। ऐसा भी होता है कि 2-2 दुकान अगल बगल, दोनों दुकानें बहुत अच्छी चलती हैं। हो सकता है दोनों ही अच्छा नियम को पालन करके चल रहे हों तो दोनों चलेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मैं ही चलूँगा या सिर्फ वही चल रहा है तो कोई दूसरा नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है। ये फिर एक गलत दृष्टिकोण है कि एक ही कोई सफल होगा। कोई मोनोपोली आदमी सोचता है ना, ये जो ये सोचता है कि तानाशाह प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि सिर्फ मेरा होना चाहिए, अकेला मेरा होना चाहिए, मैं ही बेचूं और कोई नहीं बेचे। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, 10 बेच सकते हैं, 10 का चल सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, कि एक रहेगा तभी चलेगा, 10 नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, 10 का भी चल जाएगा। अगर 10 नियम से पालन करके चल रहे हैं ना तो 10 का चलेगा, 20 का चलेगा, 100 का चलेगा। हाँ, एकदम चलेगा। तो ऐसे ये नहीं होता है कि ये नहीं, तब कितने लोग कहते हैं अरे फलाना का नहीं चल रहा, चलो उसको किसी तरह से उसका बिजनेस बर्बाद करो, तब तो उसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसने बिजनेस का नियम को ये तोड़ना शुरू किया। आप उसके बिजनेस दूसरे की बर्बादी सोचने लगेंगे तो आपकी भी बर्बादी होने लगेगी। स्वस्थ प्रतियोगिता है, उसमें कोई ये बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे की बर्बादी सोचेंगे, दूसरे का अहित सोचने लगेंगे तो आपका भी नुकसान होगा। क्योंकि अहित वाला जो दिमाग है ना, फिर वो जो है उसके पास लॉजिक कम होने लगेगा, वो धूर्त होने लगेगा, वो धोखेबाज ठग होना शुरू हो जाएगा और वो गलत राह पर चल पड़ेगा। वो अनैतिक कार्य और असामाजिक कार्य और गैर कानूनी कार्य भी कर सकता है, और वैसी स्थिति में वो फिर कभी न कभी फंस जाएगा। कितनी भी दुकानें हों, 5 दुकानें 5 चल जाएंगी अगर नियम से हैं तो, दूसरे जगह से लोग आने लगेंगे। हाँ, विदेश से लोग आकर सामान खरीद के लेके जाते हैं, ऑर्डर दे देंगे वहीं से। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना, वहीं से ऑर्डर दे देते हैं, यहाँ से लोग सामान भेज देते हैं। तो यह भावना भी नहीं होनी चाहिए, और इससे नहीं, प्रतियोगिता से कभी नहीं डरना चाहिए कि छोटी दुकानें हैं तो कम दुकानें हैं या ज़्यादा दुकानें हैं तो मैं कैसे खोलूँगा, मेरा कौन खरीदेगा, बड़े बड़े हैं ये लोग तो मक्खी मार रहे हैं, मेरा कौन खरीदेगा, ऐसे सोचते हैं बहुत लोग। कि अरे बड़े बड़े तो धूल चाट गए, मेरी क्या औकात है मैं करूँगा। तब किस्मत तो अपना कुछ नहीं है। आप सबसे पहले जो है ना, इस भ्रम को तोड़ दीजिए कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस करता है। मैंने पहले कहा ना, आप नौकर हैं, वास्तव में आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बिजनेस करता है। जो बिजनेस जो है ना, जो मैंने कहा जो लॉ है, वह लॉ बिजनेस कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप तो महज एक नौकर हैं, आप एक उपकरण है उसके। वो तो बिजनेस है जो कि खुद रन कर रहा है, वो अपने नियम से चल रहा है तो अपने आप ग्रो कर रहा है। वो कितने लोग कर रहे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस नियम से वो नहीं चलता है। वो चलता है कि उसका जो नियम है, उसके अगर उस नियम का पालन हो रहा है तो अपने आप ग्रो करता है, वो बढ़ता जाता है अपने आप। वो बड़ा छोटा नहीं देखता, बड़ा भी गिर करके छोटा हो जाता है तुरंत अगर पालन नहीं किया तो उसका वो बिजनेस अपने हिसाब से चलता है, समझ रहे हो। तो यह मत कभी समझना कि बड़ा बिजनेसमैन है, उसका नहीं चला, वो फेल हो गया, मैं कैसे सफल होऊंगा। कोई इसमें ना बड़ा होता है ना छोटा होता है,
इसमें या तो बिजनेस है या तो नहीं है, बस दो ही बात होती है। बिजनेस है, वह बिजनेस है जो कि बिजनेस का जो लॉ है उसके हिसाब से चल रहा है, और वह बिजनेस नहीं है जो कि उसका लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है, उसकी अवहेलना कर रहा है। तो चाहे वो खरबपति भी है, वो तुरंत जीरो हो जाएगा। अभी देखो, अभी ये जो कंपनी अभी सुने हो कि नहीं, विजय माल्या नहीं, अभी चीन की जो कंपनी है, विजय माल्या तो कुछ नहीं है, उससे नंगू धंगू है उसके साथ, विजय माल्या उसके सामने में। एवरग्रांडे चीन की जो कंपनी है, वर्ल्ड की मतलब टॉप 500 कंपनी में से है। और उसकी हालत ख़राब हो गई है, दिवालिया हो गई है। बिजनेस के नियम को अगर तोड़ेंगे ना, तो चाहे कितने भी बड़ी कंपनी हो आपको ख़त्म हो जाना है, और ख़त्म भी होता है बहुत तेज़ी से, क्योंकि जो लोग पैसा लगाते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से पैसा निकाल भी लेंगे आपसे। आपकी क्रेडिट गई, पैसा गया। तो जो शेयर में पैसा लगाए थे, सब अपना अपना शेयर बेच के फटाफट भाग गए। जब तुरंत गिरना शुरू हो गया, आ गया, आप सरेंडर कर दिया। कह रहा है कि सरकार जो है बचा दे हम लोग को, सरकार हम लोग का किस्त भरे तो भरे, नहीं तो हम लोग दिवालिया हो चुके हैं। वहाँ उनके ऑफिस में लोग धरना दिए हुए हैं कि हम लोग का पैसा दिया जाए, इस कंपनी में हम लोग पैसा लगाए, सब पैसा डूब गया। कंपनी ने आलतू फालतू जगह में, जहाँ कोई खरीदार नहीं था, वहाँ पर जाकर कॉलोनी बना दी। जहाँ एक आदमी नहीं था, जिस जगह में, वहाँ कॉलोनी बना दी। वहाँ कोई रहने को तैयार नहीं है, वहाँ कोई फ्लैट नहीं बिक रहा है। रियल एस्टेट की कंपनी थी। तो आपने जब प्लानिंग नहीं की, मनमाना मन से कोई भी व्यवहार कर दिए, तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ यही होता है, बिजनेस के नियम को आप पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पालन करेंगे तो अगर आप मूंगफली भी बेचेंगे ना, तो वहाँ से आप बढ़ना शुरू कर देंगे। चाय भी बेचेंगे तो वहाँ से बढ़ना शुरू कर देंगे। और पालन करते रहेंगे तो तुरंत कंपनी बन जाएंगे, भारत की बड़ी कंपनी, विश्व की बड़ी कंपनी बन जाएंगे। क्योंकि वो बिजनेस ग्रो करता है, आप नहीं करते हैं। आदमी चूँकि अहंकारी है ना, इसलिए वो सोचता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बड़ा कर रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ। वो अपने अहंकार के विषय से सोचता है। जबकि सही बात यह है कि वहाँ पर उसका कर्म का सिद्धांत है, उस कर्म के सिद्धांत के हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। वह सिद्धांत बढ़ रहा है, आप नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आप चूँकि उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सोचते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, हम बड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वहाँ कर्म का सिद्धांत लग रहा है कि किस तरह से पदार्थ बढ़ता है, संसाधन कैसे बढ़ते हैं। तो उस नियम का पालन किया जा रहा था, इसलिए वो बढ़ रहा था। पालन बंद, बढ़ना बंद, भरभरा के गिर जाएगा, क्योंकि बिखरने का नियम वहाँ लागू हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि बहुत लोग हैं तो मैं कैसे बढ़ूँगा। तुम नहीं बढ़ोगे कभी। जब बढ़ेगा बिजनेस बढ़ेगा, जब घटेगा बिजनेस घटेगा। और तभी घटेगा जब तुम कहीं ना कहीं पालन नहीं कर। जब भी नहीं चलने लगे, नहीं कुछ हो, तो समझना जरूर कहीं ना कहीं तुम पालन नहीं कर पा रहे हो, जरूर कोई ना कोई पॉइंट छूट रहा है तुमसे। उसके सारे नियम पालन हो जाने पर उसको बढ़ना है, क्योंकि ये तो कर्म का सिद्धांत है। तो उस कर्म के सिद्धांत को उसमें लागू करते जाओ, वो ग्रो करते जाएगा। बस सीधी सी बात है। उस नियम का पालन नहीं करोगे, मनमानी करोगे, समाप्त हो जाएगा। एक ही दिक्कत है, समझ कोई हमसे कुछ मांगा तो हम दे देंगे उधार चाहे जो उधार। हाँ, तो काफ़ी है। एक ही प्रॉब्लम काफ़ी है तुम्हारे लिए, खत्म माना हो ही नहीं जाए। अगर बिजनेस में तो नहीं जब तुम इसको नहीं कर पाओगे, इतना अगर तुम इतना लिहाज होगे, इसका मतलब बिजनेस का नियम को तोड़ रहे हो, तो तुम जीरो हो जाओगे। जो घर का पैसा है, कुछ कमा धमा के रखे हो, वो भी खत्म हो जाएगा। ये तो मान के चलो। वो तो तुमको करना ही पड़ेगा। तुमको क्या, हर एक को करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके नियम के तहत है। वो तुम मनमाना नहीं दे सकते हो किसी को भी। या नहीं है कि तुम किसी को चाहते हो इसलिए दे दोगे, या कोई मांग दिया इसलिए दे दोगे। अरे मांगने का तो यहाँ पूरा दुनिया मांग रही है बैठ करके, तो आदमी दे देगा। मांगने पर भगवान तो देते ही नहीं तो इतने लोग जाते हैं मंदिर, मिलता है किसको मिलता है? सिर्फ वही जो पात्र होता है। मांगने से नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता है मांगने से। भिखमंगा भी जो मांगता है ना, उसको इसलिए नहीं मिलता है वो मांगता है,
इसलिए मिलता है कि जो देने वाला है ना वो प्रभावित होता है, देखता है कि ये पात्र है कि नहीं, ये सही भिखमंगा है कि नहीं तब देता है वो। इसमें कुछ किस्मत भी होता है ना, किस्मत किस्मत जो है उसके तहत ही ये सब सारे कर्म के सिद्धांत है। हाँ, और किस्मत तू क्या समझते हो? कर्म के नियम को हटा करके किस्मत है क्या? कर्म के नियम को हटा के किस्मत नहीं होती है। हाँ, किस्मत वैसे कर्म हैं जो कि अभी हमारी आंखों के सामने से दूर हैं, हमारे दिमाग से भी दूर हैं, जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हीं कर्मों को किस्मत कहा जाता है। किस्मत कर्म ही होते हैं, ऐसे कर्म जो हमारी समझ से भी बाहर हैं, जिनको हम नहीं देख पा रहे, नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कारक हैं ना, तो उनके प्रभाव को हम नहीं समझ पाते हैं। सूरज के प्रभाव को हम नहीं देख पा रहे हैं, चांद के प्रभाव को नहीं देख पा रहे हैं। तो कई आदमी हैं, अरबों आदमी हैं, उनके प्रभाव को नहीं देख पा रहे हैं। तो उनके प्रभाव को न देख पाते, न गिन पाते, न समझ पाते हैं। तो इसलिए वैसे कर्म जो है किस्मत कहलाते हैं, भाग्य कहलाते हैं। परंतु यह नहीं है कि वे कर्म के सिद्धांत के बाहर हैं। भाग्य भी कर्म के सिद्धांत के तहत ही है। कुछ लोग जो सोचते हैं कि भाग का मतलब होगा कि तुक्के में कहीं से आ जाए, छप्पर फाड़ के आ जाए। हाँ, उसके लिए भी कर्म चाहिए होता है। वो छप्पर ऐसे नहीं फट जाता है, किसी को पैसा मिले यूँ ही नहीं मिल जाता है। वो नहीं देख पाता है कि क्यों मिला, इसलिए वो सोचता है कि हमको तो ऐसे ही मिला। वो देख नहीं पाता, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता यहाँ। ऐसे ही तुमको एक ढेला नहीं मिलेगा, पानी की एक बूंद नहीं मिलती है ऐसे ही, वो भी कर्म से ही मिलता है। तुमको लग सकता है कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मुझे मिल गया, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम इतने ही हो। जैसे उदाहरण के लिए तुम अपने माँ बाप को तुम नहीं समझते हो कि मैं हूँ, समझ रहे हो? अपने माँ बाप को तुम नहीं सोचते हो कि मैं हूँ, लेकिन अब तुम्हारे माँ बाप जो है ना वो भी तुम हो। हाँ, इसीलिए उनसे कुछ मिलता है तुमको, ऐसे नहीं मिलता है। तो तुम्हारा फैलाव कहाँ तक है इसको तुम नहीं समझ पाते हो। तुम्हारी हिस्सेदारी बहुत जगह है ना। सही, तो आज जैसे तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी हिस्सेदारी हमारे में भी कुछ है, तभी तो कुछ मिल रहा है तुमको। जी, नहीं तो क्यों मिलता? तो हिस्सेदारी होती है। हम लोग का शरीर का फैलाव बहुत है, हम लोग के बहुत बड़े बड़े शरीर है ना, खाली भौतिक शरीर नहीं होता है, प्राण शरीर भी होता है, सूक्ष्म शरीर भी होता है। ये बहुत रहस्यमयी विद्या है, उसके चक्कर अभी तुम छोड़ दो फिलहाल। हाँ, इतना जान लो कि कुछ भी तुक्का में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? सब कुछ कर्म के परिणाम से ही मिलेगा। सब तुम्हारे विचार से, तुम्हारे भाव से ही तुमको मिलेंगे। तुमने पहले कुछ कर रखे होंगे, अब कुछ कर रहे हैं और कुछ करेंगे। तुम्हारे जो दूसरे शरीर, लोग कहते हैं अरे हम तो कुछ किए नहीं, तुमको मिल गया। तुमने नहीं किया था, तुम्हारी पत्नी ने तो कर दिया था। वो तुम्हारी पत्नी तुम ही तो थे, उसने कर दिया तो उसका भी परिणाम तो तुमको मिलेगा, कुछ अंश नहीं मिलेगा? तुम्हारे बेटे ने कुछ कांड कर दिया तो तुमको भी तो उसका परिणाम मिलेगा, क्योंकि वो तुम भी थे। हाँ, उसमें भी तुम्हारा भी तो अंश है कि तुम्हारे अंश जहाँ जहाँ हैं और हर जगह है, जहाँ जहाँ हैं और हर जगह है, जान लेना तो हर जगह से तुमको परिणाम कुछ ना कुछ आते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिशत में, और तुमको वो मिलते हैं। तुम चूँकि नहीं जानते हो कि कहाँ कहाँ है, इसलिए तुम सोचते हो कि अरे इसे ही मिल गया, हम कुछ किए नहीं थे, क्योंकि तुम अपनी सीमा समझते हो कि मैं इतना ही हूँ।
कई किसानों के खाते में 6,000 रुपया आ जाता है, सोचते हैं कह रहे हमको फ्री में मिल गया। फ्री में थोड़ी मिल गया, तुम्हारा हिस्सा ना है, तभी नहीं मिला है। तुम वहाँ तक हो, जिन्होंने भेजा है उनको तुम बनाए हो, तुम्हारी भूमिका है, तभी वो आया है। जो पैसा उत्पन्न हुआ है, उस पैसा को उत्पन्न करने में तुम्हारी भूमिका है, तभी मिला है, ऐसे नहीं मिला है। फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता है, नहीं मिलता, होता ही नहीं कुछ ऐसा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपको अपने बिजनेस की सुरक्षा करनी है। यानी आपकी जो भी दुकान है या फैक्ट्री है या फार्म हाउस है या जो भी है, उसको आप सुरक्षित रखें, मनुष्यों से भी, जानवरों से भी और प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित रखें। इस विषय पर काम करें, जितना हो सकता है सुरक्षा रखें और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें सुरक्षा के लिए, और अपने दुकानों को और अपने फार्म को, अब जहाँ भी आप रहें वहाँ से गार्ड करते रहें। इस तरह से आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके, इंटरलिंक करके सीसीटीवी कैमरे से और किसी चीज़ से भी आप उसको लगातार देखते रहें, निरीक्षण करते रहें। आपने जो सामान डिलीवरी किया है उसके विषय में भी आपको स्पष्ट पूरा बोध होना चाहिए कि वो डिलीवरी सही हो रही है, नहीं हो रही है। इसके अलावा आपको अपने जो बेहतरीन स्टाफ हैं, जिसको कोई दूसरा आदमी तोड़ सकता है, जो दूसरे कंपटीटर जो हैं उसको निकाल सकते हैं या उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं या धमकी देते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छे स्टाफ जो होते हैं वे ही आपको व्यापार में बहुत दूर तक ले जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बहुत ज़रूरी है। अपने सामान की सुरक्षा, अपने स्टाफ की सुरक्षा, अपने संस्थान की सुरक्षा, अपने ब्रांडिंग की सुरक्षा, आपके जो भी ब्रांड हैं उनको बनाए रखना। इसके अलावा आप अपने विज्ञापन के लिए क्या करते हैं, कहाँ कहाँ खर्चे करते हैं। जो भी सरकार संस्थान हैं वे तो कुछ विशेष ऐसा नहीं कर पाती हैं, लेकिन प्राइवेट संस्थानों को तो करना ही पड़ता है। अपने प्रचार के लिए बड़े बड़े स्टार्स को बुला करके विज्ञापन कराते हैं अपने सामान का और अपनी कंपनी का। तो उसी तरह से जो छोटे दुकानदार हैं उन्हें भी प्रचार करना चाहिए अपने लोकल स्तर पर, जहाँ जितना प्रचार कर सकते हैं। यह बहुत अनिवार्य है बिजनेस के लिए। और प्रचार का मैं समझता हूँ सबसे अच्छा माध्यम यह है जिसमें कि ग्राहक को कुछ न कुछ मिलता हो। जब आप की बात जनता में यह जाएगी कि अरे वहाँ कुछ मिल रहा है, कोई सामान या कोई विशेष छूट, तो प्रचार खुद ब खुद होता है। हालांकि बहुत बड़े बड़े ब्रांडों से कराने से भी प्रचार होता है, परंतु जब तक लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है तब तक वास्तविक प्रचार नहीं होता है। तो वो डायरेक्ट बेनिफिट भी मिलना चाहिए। इसके अलावा जो धार्मिक संस्थान हैं, सामाजिक संस्थान हैं, उनको भी डोनेशन देने से या कहीं पर भी कोई सभा होती है, बड़ी सभा, उसका आयोजन कराने से या स्कूल कॉलेजेस वगैरह में आयोजन कराने से भी मिलता है, जिसको कंपनियां अपनाती हैं। तो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लोग अपनाते हैं प्रचार का माध्यम। और धन जो है आप अच्छे प्रचार के माध्यम से भी धन व्यय करके भी आप ज़्यादा धन कमाने में सफल हो सकते हैं, लेकिन वह सब कुछ लोगों के हिसाब से ही होना चाहिए जिसमें लोगों का भला हो। और सरकार की नीतियों को जो अच्छा से फॉलो करते रहते हैं, जो ट्रेंड जानते रहते हैं कि अभी किस सामान का क्या चल रहा है, किस कंपनी का कितना उठान चल रहा है, या कौन कंपनी नीचे जा रही है, या कौन सामान की मांग कम हो रही है, ये सब जो बाज़ार मूल्य हैं इन सब को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। जो अच्छे बिजनेसमैन हैं वे सब अक्सर ऐसा करते ही रहते हैं।
फिर किस तरह के किसी फेस्टिवल सीजन है या इसमें विशेष मांग जब होती है, तब विशेष मांग के समय आपका विशेष आयोजन होगा, उस वक्त आप ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। और कोई विशेष मनुष्य का जो ये होता है कि जैसे कोई शादी वगैरह का सीजन है तो उसमें कुछ विशेष मांग उठती है, तो उसके हिसाब से भी लोग अपनी योजना बना लेते हैं। तो क्या आप वैसा कर पाते हैं? तो यह एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या परोस देते हैं, आने वाली पीढ़ियों की क्या मांग उठती है, तो उनकी साइकोलॉजी भी जानना बहुत ज़रूरी है। बिना एडवांस साइकोलॉजी के आदमी बहुत देर तक बिजनेस में नहीं टिक सकता। हर समय नई नई नीतियाँ, नए नए तौर तरीके, नई नई मांगें और नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं। प्रोडक्ट को भी आपको हर समय सुधारना है। अब लगातार एक ही तरह के प्रोडक्ट आप लगातार एक ही समय तक, लंबे समय तक देंगे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो कुछ दिन के बाद अपनी मांग गंवा बैठेगा। तो सदैव उसमें भी सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा सुधार करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। चाहे सब्जी बेच रहे हों, चाहे दूध बेच रहे हों, या दाल बेच रहे हों, या कोई कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स बेच रहे हों, हर समय आपको नया नया तरीके से और नई खोज के साथ आपको आना है, तभी सफलता का अर्थ पूरा होगा।